1 अगस्त 2024 को जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है, उस निर्णय की समीक्षा में बहुत से वीडियो बनाए जा चुके हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि इस निर्णय की समीक्षा को हम कुछ विशेष तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास करिएगा। साथियों, 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय आया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उसमें साफ साफ बताया गया कि अनुसूचित जाति में जो आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जा सकता है। ये निर्णय जो आया है, इस केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स, अर्थात पंजाब राज्य व अन्य बनाम देवेंद्र सिंह व अन्य। इस केस के तथ्य इस प्रकार हैं। 1975 में पंजाब राज्य ने जो 25% अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण वहाँ पर था, उसमें आधा मजहबी सिखों के लिए तथा वाल्मीकियों के लिए आरक्षित कर दिया, आधे में सभी अनुसूचित जातियों के लिए। ये व्यवस्था 2004 तक लगातार चलती रही। ये व्यवस्था बदली कैसे? ठीक इसी के पैरेलल आंध्र प्रदेश में 2 अनुसूचित जातियां माला और मदिगा हैं। माला लोगों का सरकारी सेवाओं में सरकारी डेटा के हिसाब से ऑथेंटिक था कि नहीं, माला लोगों का ज़्यादा प्रतिनिधित्व था, तो मदिगा लोगों ने कहा कि हमको कुछ विशेष प्राविधान करने पड़ेंगे सरकार को, तभी हमारा प्रतिनिधित्व हो पाएगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया कि वहाँ के अनुसूचित जाति का जो आरक्षण था उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया, ABCD करके। ये मामला कुछ दिनों तक चला। अंततः इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो उस केस का नाम था EB चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजों की खंडपीठ थी, जो उपवर्गीकरण किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा EB चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में कि अनुसूचित जातियां सजातीय वर्ग हैं तथा अगर इनके बीच किसी प्रकार का वर्गीकरण होता है तो अनुच्छेद 14 यानी उनके मूल अधिकारों का भी उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के आधार पर पंजाब सरकार ने जो व्यवस्था आधा अनुसूचित जातियों का आरक्षण मजहबी सिखों तथा वाल्मीकियों के लिए किया था, वो भी निरस्त हो गया। इसके बाद 2006 में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति पिछड़ा सेवा में आरक्षण अधिनियम 2006 लाया। इसको देवेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो EB चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले को आधार बना करके चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के इस अधिनियम को निरस्त कर दिया। अंततः पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो प्रारंभ में 3 जजों ने इस पर विचार करना शुरू किया, फिर ये 5 जजों के पास गया और अंततः DY चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में 7 जजों की खंडपीठ ने 1 अगस्त 2024 को अपना अंतिम निर्णय सुना दिया, जिसमें उसने ये माना कि अनुसूचित जाति में वर्गीकरण किया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है तो इसकी समीक्षा हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, हम लोग कर सकते हैं। समीक्षा 3 आधारों पर कर सकते हैं, जो संवैधानिक उपबंध है उसके आधार पर, दूसरा खुद जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उसके आधार पर, और तीसरा सामाजिक आधार पर। आते हैं संवैधानिक उपबंधों के आधार पर। संवैधानिक उपबंध में अनुच्छेद 341 का क्लाज 1 साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति लोक अधिसूचना के द्वारा, अगर राज्य का मैटर है तो वहाँ के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा किसी जाति को अनुसूचित जाति में अधिसूचित कर सकता है। अर्थात 341 का जो क्लाज 1 है, ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति होगी, कौन सी नहीं होगी, ये पूरा अधिकार राष्ट्रपति को है। फिर अनुच्छेद 341 का जो सब क्लास 2 है, वो संसद को अधिकार देता है कि संसद विधि द्वारा इनमें से खंड 1 में जो अनुसूचित जातियां हैं, इनमें से किसी को शामिल कर सकती है या उसमें से
निकाल सकती है। इसके अलावा किसी भी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 341 का सब क्लास 2 कह रहा है। उसमें साफ साफ मैंडेटरी आदेश है इंग्लिश में कि शैल नॉट बी वेरीड एनी सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन, अर्थात 341 का क्लास 2 साफ साफ ये कह रहा है कि कोई भी अनुसूचित जाति उस सूची में शामिल होगी या तो राष्ट्रपति के द्वारा या तो संसद के द्वारा, या तो निकाली जाएगी भी तो राष्ट्रपति के द्वारा या तो संसद के द्वारा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है, संविधान का जो उल्लंघन है कहीं न कहीं उसका उल्लंघन करते हुए दिया है। सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है तो फिर क्या किया जाए। साथियों, संवैधानिक उपबंध में 341 क्लास 1 और क्लास 2 का तो उल्लंघन हो ही रहा है, साथ साथ इस निर्णय से अनुच्छेद 14 जो मूल अधिकार है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं, और दूसरा कानून के समान संरक्षण है, कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। यह अरस्तू के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यह कहा गया है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। अगर अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण होता है तो समान लोगों के साथ असमान व्यवहार होगा। ये अनुसूचित जाति के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा ही मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, जिसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल तथा अन्य प्राधिकारी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कह भी दिया कि हम राज्य नहीं हैं। जब राज्य नहीं है तो हम उनके खिलाफ वाद भी नहीं ला सकते और न तो वो मेरे खिलाफ ला सकते हैं। तो फिर कैसे इस निर्णय को निष्प्रभावी किया जाए, इस दुष्प्रभाव से, इसके जो इस निर्णय से दुष्प्रभाव होगा इससे कैसे बचा जाए। चूँकि साथियों यहाँ पर बताना यह जरूरी है कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान भारत का निर्मित कर रहे थे तो उन्होंने न तो अमेरिका की तरह न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया है, न तो ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया है। यहाँ संविधान सर्वोच्च है और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत उभर करके आया उसमें संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, संघीय व्यवस्था, ये सब संविधान के मूलभूत ढांचे हैं और इस निर्णय से तीनों ही मूलभूत ढांचों पर अटैक हो रहा है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता मूलभूत ढांचा है, संविधान स्ट्रिक्टली मना कर रहा है, मैंडेटरी मना कर रहा है कि अनुसूचित जाति में संसद या राष्ट्रपति के अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि संविधान जब सर्वोपरि है और संप्रभु का आदेश ही कानून है तो माननीय उच्चतम न्यायालय को भी ये अधिकार नहीं है कि संविधान की सर्वोच्चता पर कुठाराघात करे। दूसरी बात यह है कि संविधान हमारा बिल्कुल इस तरह से बनाया गया है कि केंद्र सरकार को थोड़ा सा अधिक पावर दिया गया है राज्य सरकारों की अपेक्षा। उसका कारण है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ज़रूरी था। जब संविधान राष्ट्रपति को और संसद को ये अधिकार देता है और सुप्रीम कोर्ट उनके अधिकारों को राज्य सरकारों को जब हस्तांतरित करेंगी तो ये संघीय व्यवस्था पर भी कुठाराघात होगा, ये दूसरे संविधान के मूलभूत ढांचे पर हमला होगा। तीसरा जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जो मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉज बुक से लिया गया, उसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर भी इस निर्णय से संविधान के मूलभूत ढांचे पर हमला हो रहा है। क्यों? क्योंकि
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट संसद के क्षेत्राधिकार में प्रवेश कर रही है, राष्ट्रपति जो कार्यपालिका और विधायिका का भी अंग है, उसके अधिकारों को अगर कम कर रही है, तो कहीं न कहीं ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी उस पर हमला है और उसके संविधान के मूलभूत ढांचे पर भी हमला है। अब पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि संवैधानिक उपबंधों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये मूल अधिकारों को भी छीन रहा है, मूल अधिकारों का भी उल्लंघन कर रहा है और साथ ही साथ संविधान के मूलभूत ढांचे पर भी अटैक कर रहा है। दूसरी बात जो बेसिक चीज़ है कि न्यायिक निर्णयों के माध्यम से भी केशवानंद भारती में आपने देखा ही है कि संविधान के मूलभूत ढांचे पर हमला हो रहा है। इसके बाद इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में जो 9 जजों की खंडपीठ थी, केवल उसने पिछड़ी जातियों में क्रीमी लेयर की बात स्वीकार की, उसके लिए अनुमति दी थी कि आप पिछड़ा अति पिछड़ा उसमें बना सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए वहाँ पर किसी उपवर्गीकरण की बात नहीं कही। इसका मतलब साफ साफ है कि 9 जजों की खंडपीठ जब अनुसूचित जाति के लिए नहीं तैयार हुई, क्योंकि अनुसूचित जातियों की जो सामाजिक स्थिति थी पिछड़ी जातियों की अपेक्षा थोड़ी गिरी हुई थी। अनुसूचित जाति अस्पृश्य जातियाँ थी, ये छुआछूत का शिकार थी, इसलिए इन जातियों को विशेष स्थान दिया गया। और जब 9 जजों की खंडपीठ अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण नहीं की, साथ ही साथ ईबी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में ने भी माना 5 जजों की खंडपीठ ने कि इनमें उपवर्गीकरण असंवैधानिक होगा, उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो फिर 7 जजों की खंडपीठ तमाम संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करते हुए अपने ही जो 13 जजों की खंडपीठ, सबसे बड़ी खंडपीठ अब तक है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के भी व्याख्या का उल्लंघन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय से विनम्र अनुरोध है कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। संविधान के मूलभूत ढांचे को बचाने के लिए जो सामाजिक व्यवस्था है उसको मद्देनज़र रखते हुए। तीसरी बात है कि जो हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ जातियों से ही सब कुछ तय होता है। अगर ये जाति नहीं होती तो आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप क्रीमी लेयर की बात करते हैं, उपवर्गीकरण की बात करते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि जातियों को कैसे समाप्त किया जाए। आपको सो मोटो से इस तरह के निर्णय देने चाहिए कि आरक्षण के नाम पर जो चल रहा है ये सब कुछ, ये कहीं न कहीं इसके जड़ में जाति है। अगर जाति समाप्त हो जाएगी तो आरक्षण तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। साथियों, हम ये आप लोगों से बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा साफ हो, लेकिन समाज की मंशा साफ नहीं है। इस तरह के निर्णयों का दुरुपयोग किया जाएगा और राज्य सरकारें जो उनके वोटर होंगे उनको अनुसूचित जाति में शामिल करेंगी, जो उनके वोटर नहीं होंगे उनको निकाल करके सड़क पर ला देंगी। ये आरक्षण का प्रतिनिधित्व का उद्देश्य नहीं था। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, इसमें जो प्रतिनिधित्व दिया था, ये सामाजिक न्याय के लिए दिया था, आर्थिक न्याय के लिए दिया था। सबसे पहला उनका मेन गोल था कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा हम कोई भी न्याय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का एक माध्यम है रिप्रेजेंटेशन। अतः मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अगर न्यायपालिका इस पर विचार नहीं करती है, पुनर्विचार नहीं करती है, तो केंद्र सरकार को संसद में अधिनियम ला करके इस निर्णय को निष्प्रभावी कर देना चाहिए। तभी संविधान के मूलभूत ढांचे की रक्षा हो सकती है तथा हमारे मूल अधिकारों की रक्षा हो सकती है। धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद।